बिहार कभी ज्ञान और समृद्धि की भूमि, जहाँ से चाणक्य और अशोक निकले, जहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थी। लेकिन आज बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझता एक राज्य। आखिर बिहार पिछड़ा क्यों रह गया? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। ऐतिहासिक भूल जो बिहार को कमजोर कर गई। अंग्रेजों का विभाजन और शोषण। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने बिहार को मुख्य रूप से एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित कर दिया। बंगाल से अलग करके इसे औद्योगिक विकास से वंचित रखा गया। कोयला, लोहा, स्टील सब कुछ झारखंड के हिस्से में चला गया और बिहार को सिर्फ खेत और गरीबी मिली। आज़ादी के बाद का ठहराव। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो बिहार के पास मौका था खुद को फिर से खड़ा करने का, लेकिन यह मौका जातिवाद और राजनीतिक और गलत फैसलों में खो गया। कृषि सुधारों का वादा किया गया, लेकिन जमींदारी उन्मूलन के बाद किसानों की स्थिति और बदतर हो गई। शिक्षा और उद्योगों में निवेश करने के बजाय सरकार ने जनता को सिर्फ वादों में उलझा कर रखा। जातिवाद बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन है। बिहार की राजनीति में जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। यहाँ चुनाव विकास पर नहीं बल्कि कौन किस जाति का है इस पर लड़ा जाने लगा। नेता भी जानते थे कि अगर जनता जाति के नाम पर बटी रहेगी तो कोई उनसे कोई काम नहीं मांगेगा। नतीजा यह हुआ कि विकास रुक गया, लेकिन नेताओं की कुर्सियां सुरक्षित रही। लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार। बिहार में सरकारें आई और गई, लेकिन सरकारी दफ्तरों में घूस और लाल फीताशाही हमेशा बरकरार रही। आज भी कोई उद्योगपति बिहार में फैक्ट्री लगाने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि यहाँ सरकारी प्रक्रिया आसान नहीं बल्कि एक मुसीबत है। जंगल राज और कानून व्यवस्था की नाकामी भी बिहार की बर्बादी का मुख्य कारण है। 1990 का दशक बिहार के लिए सबसे काला दौर था। अपराध, अपहरण और गुंडाराज इतना बढ़ गया कि उद्योगपति और व्यापारी राज्य छोड़कर जाने लगे। यह सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं थी, बल्कि यह सरकार की मिलीभगत से हो रहा था। बिहार की बर्बादी के कारण में एक कारण जंगल राज भी है। जंगल राज सब सुनते ही हम सब के दिमाग में 1990 से 2005 तक का 15 साल याद आता है। ये 15 साल बिहार में हत्या और अपहरण एक उद्योग बन गया था, या यूं कहें कि ये पैसे कमाने का कुछ लोगों का पसंदीदा जरिया था। इस दौर में अधिकारियों, माफिया और नेताओं के बीच जो गठजोड़ बना वह भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। और उस दौर में स्थिति इतनी खराब थी कि अगर कोई शाम 6 बजे तक घर वापस नहीं आता तो परिवार और रिश्तेदार में कोहरामा मच जाता था। पता ही नहीं चलता था कि कब कौन मारा जाएगा या फिर दुनिया से गायब हो जाएगा। इस डर के आगे रोजगार और शिक्षा तो चर्चा का विषय ही नहीं था। इतिहास गवाह है कि कोई भी राज्य हमेशा पिछड़ा नहीं रहता अगर वहां की जनता सचेत हो जाए। बिहार में बदलाव तभी आएगा जब जात पात की राजनीति को किनारे रखकर लोग विकास को मुद्दा बनाएंगे। बिहार के पास सबसे बड़ी पूंजी है यहाँ की युवा आबादी। अगर सही नीतियां लाई जाए तो उद्योग फिर से आ सकते हैं। अगर शिक्षा पर सही निवेश किया जाए तो बिहार फिर से ज्ञान का केंद्र बन सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब बिहार के लोग अपनी ऐतिहासिक भूलों से सीखेंगे और राजनीतिक की साजिशों को पहचानेंगे और सही जगह अपना मत डालेंगे। शिक्षा व्यवस्था का पतन भी बिहार की बर्बादी का कारण है। बिहार में सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं। मिड डे मील में खाना मिलेगा या जहर, इसकी गारंटी नहीं। मास्टर साहब आएंगे कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं। और अगर परीक्षा हुआ तो नकल होगी या नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं। हर साल बिहार बोर्ड्स रिजल्ट में कोई न कोई नया घोटाला सामने आता है। कभी टॉपर संगीत में गोल्ड मेडल लेकर प्रैक्टिकल साइंस की बात करता है, तो कभी पूरे के पूरे सेंटर में नकल का साम्राज्य होता है। डिग्री तो मिल जाती है लेकिन ज्ञान नहीं। नतीजा, बाहर के राज्यों में जाते ही बिहार छात्रों को शक की नजर से देखा जाता है। इतना ही नहीं, हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि इनमें हुए घोटाले को आज भी याद किया जाता है। जैसे बिहार में 2016 का घोटाला आज भी चर्चित है। एक रूबी राय नाम की एक लड़की थी, वैशाली जिला की। उसने 12th में 500 में से 444 अंक लाए थे, करीब 88.8%, और वह टॉपर थी। उसे सम्मानित करने के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब टीवी इंटरव्यूअर ने उससे एक सवाल पूछा। उससे सवाल बस ये पूछा गया था कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। लड़की का जवाब था खाना बनाने की कला, और यह इंटरव्यू वायरल हो गया। जब रूबी रॉय की कॉपी रीजांच हुआ तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि एक कॉपी में 101 बार फिल्मों के नाम लिखे गए थे और दूसरी कॉपी में 300 बार तुलसीदास जी लिखा गया था। इसका मतलब क्या है कि उसने टॉपर होने के लिए पैसा दिया था। और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं बिहार में।
इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज है लेकिन शिक्षा नहीं। बिहार में कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज है लेकिन वहाँ पढ़ाई के बजाय डोनेशन और सिफारिश का खेल चलता है। किताबों से ज़्यादा गाइड और शॉर्टकट नोट पर भरोसा किया जाता है और जब असली परीक्षा आती है तो आधे से ज़्यादा छात्र फेल होकर बाहर निकल जाते हैं। बिहार में नौकरी का मतलब सिर्फ एक चीज़, सरकारी नौकरी। यहाँ हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनने का सपना नहीं देखता, बल्कि यह भी सोचता है कि कैसी भी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वह चपरासी का ही क्यों ना हो, फिर जिंदगी सेट है। लेकिन सरकारी नौकरियों के लिए इतनी भीड़ है कि एक चपरासी की पोस्ट के लिए पीएचडी किए हुए लोग अप्लाई कर रहे हैं और जब वैकेंसी निकलती है तो या तो पेपर लीक हो जाता है या भर्ती सालों तक लटकी रहती है। बिहार में प्राइवेट कंपनियां ना के बराबर है, ना कोई बड़ी आईटी कंपनी, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग हब, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री। जो भी पढ़ लिख कर निकलता है उसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु भागना पड़ता है। यहाँ से हर साल लाखों युवा बाहर जाते हैं, कोई रिक्शा चलाने, कोई मजदूरी करने तो कोई प्राइवेट जॉब करने। अगर बिहार को इन सारी समस्याओं से निकलना है तो कुछ ऐसी चीज है जिन पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। जैसे स्कूल में असली पढ़ाई हो, नकल बंद हो, कॉलेज में फैकल्टी की नियुक्ति ईमानदारी से हो, डिग्री से ज्यादा स्किल पर फोकस किया जाए। बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना होगा, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करना होगा, युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा अन्य विकल्पों के लिए तैयार करना होगा। सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन बदलाव तभी होगा जब बिहार के युवा खुद जागरूक होंगे। अगर हम बिहार को बदलना चाहते हैं तो हमें खुद बदलना होगा। स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और सही लीडरशिप का चुनाव करना होगा। अब दूसरी ओर से देखें तो बिहार का पिछड़ापन का एक कारण और भी है। बिहार और बाढ़ दोनों का रिश्ता इतना गहरा है कि अब लोग इसे बिहार की नियमित आपदा मान चुके हैं। हर साल पानी आता है, घर बह जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन सरकार सिर्फ दौरे करके चली जाती है। आखिर क्यों? बिहार की बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है या सरकारी लापरवाही का नतीजा? चलिए जानते हैं इस विनाश की पूरी कहानी। वर्षों से चली आ रही इस समस्या पर सरकार के तमाम वादों के बावजूद हालत वैसी है जैसे हर साल रहते हैं। बिहार सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य का 68,800 वर्ग किलोमीटर हर साल बाढ़ में डूब जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है नेपाल का पानी, क्योंकि नेपाल में होने वाली बारिश का पूरा पानी बिहार में बहने वाली नदियों में चला जाता है, जिससे बिहार का एक बड़ा एरिया बाढ़ में तब्दील हो जाता है। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां हैं जो बारिश के मौसम में उफान पर आ जाती है। नेपाल से आने वाली नदियां बिहार में घुसते ही पूरे इलाके को जलमग्न कर देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या बाढ़ सिर्फ नदियों की वजह से आती है या इसे रोकने में सरकार की नाकामी भी जिम्मेदार है? हर साल 16 लाख के करीब लोग इस बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मजबूरी ऐसी कि साल के 3 महीनों को बाढ़ वाले महीने मानकर ही चलते हैं। हर साल अपना सब कुछ गंवाने वाले इन लोगों को बाढ़ की समस्या का समाधान का इंतजार दशकों से है, क्योंकि बाढ़ की समस्या आज से नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। साल 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कोसी परियोजना का शिलान्यास किया था और कहा था कि अगले 15 साल में बिहार बाढ़ मुक्त हो जाएगा। लेकिन आज 81 साल हो चुके, पर बाढ़ की स्थिति और बदतर होती जा रही है। दरअसल बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा हुआ है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समेत कई नदियां नेपाल से बहकर बिहार में आती है और कोसी में मिल जाती है। और यही कारण है कि बिहार में हर साल भारी बाढ़ आती है। और बहुत से जानकारों का यही मानना है कि जब तक कोसी नदी पर हाई डैम नहीं बनता, ये बाढ़ का सिलसिला बिहार में जारी रहेगा। उत्तर बिहार का लगभग 73% हिस्सा बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। साथ ही उत्तर बिहार की सभी नदियों को दोनों ओर तटबंधों से बांधने की वजह से बाढ़ की समस्या कम होने की बजाय बढ़ती है। 1952 में बिहार की मात्र 25 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ ग्रस्त थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर 68.8 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो लगभग 3 गुना है। इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि बाढ़ बनाते समय सरकार ने जल निकासी की व्यवस्था के साथ साथ बरसात के दौरान नदी में भरने वाली गाद की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। बिहार सरकार बाढ़ के बाद राहत सामग्री बांटने में तो बहुत तेजी दिखाती है, लेकिन बाढ़ को रोकने की कोई ठोस योजना नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि बाढ़ राहत में घोटाला करने के मौके ज्यादा होते हैं। पिछले 9 साल में बाढ़ को लेकर करोड़ों रुपया का फंड निकाला गया, पर ये पैसे कहाँ जाते हैं? 2017 में 1231.63 करोड़, 2018 में 1560.82 करोड़, 2019 में 976.94 करोड़, 2020 में 1061 करोड़, 2021 में 1121.73 करोड़,
2022 में 898.04 करोड़, 2023 में 748.54 करोड़ और 2024 में 350 करोड़। फिर भी बिहार के बाढ़ में अब तक कोई नियंत्रण नहीं। नेपाल से आने वाले पानी के कारण बिहार में जो तबाही मचती है, उसका असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। लोगों को 5 से 6 महीने तक अपने इलाके से दूर रहना पड़ता है। उन्हें फिर से पुनर्निर्माण करना पड़ता है, जिस कारण एक बड़ी राशि खर्च होती है। उत्तर बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ के कारण ही पिछड़ा हुआ है। बिहार को हर साल बाढ़ राहत और जल प्रबंधन के लिए केंद्र से करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन वह पैसे कहाँ जाते हैं? तटबंध टूटते ही क्यों है? नई योजनाएं कागज पर ही क्यों रहती है? बिहार की अधिकांश नदियां नेपाल से आती है। अगर नेपाल और भारत मिलकर डैम और जल प्रबंधन की सही व्यवस्था करे तो बाढ़ को काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन भारत और नेपाल की सरकारें सिर्फ बयानबाजी करती है, एक्शन जीरो। हर साल हजारों हेक्टेयर खेती बर्बाद हो जाती है। किसान कर्ज में डूबते हैं और फिर आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। लेकिन सरकार सिर्फ मुआवजे के नाम पर 2-4 हजार रुपए का चेक पकड़ाकर पल्ला झाड़ लेती है। हर साल बिहार में लाखों लोग बाढ़ से बेघर होते हैं। टेंटों में महीनों रहना पड़ता है, बीमारियां फैलती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। लेकिन बिहार सरकार को आदत हो गई है, बाढ़ आएगी, लोग मरेंगे, हम भाषण देंगे और फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन हर साल आने वाला बाढ़ कुछ न कुछ लेकर जरूर आता है और अपने पीछे छोड़ जाता है निराशा और दुख इस बात का कि कुछ परिवार अपनों को खो देते हैं तो कुछ परिवार अपने आशियाने को। बिहार के लोग जब हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं तो वे आखिर में इस राज्य को छोड़कर बाहर जाने का फैसला कर लेते हैं। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हर जगह बिहारी मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार ने हाल ऐसी बना दी है कि लोग मजबूरी में अपना घर छोड़ने को मजबूर है। इस समस्या का अब यही समाधान है कि जल प्रबंधक और तटबंधों को सुधारना होगा। बांधों को सही तरीके से मेंटेन किया जाए, इंजीनियरिंग घोटाले बंद किए जाएं और दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो। नेपाल के साथ मिलकर अस्थायी समाधान निकालना होगा। नेपाल और भारत को मिलकर बड़े डैम बनाने होंगे। बाढ़ को रोकने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो जनता को सवाल उठाने होंगे। सिर्फ राहत बांटने से कुछ नहीं होगा। बाढ़ रोकने के लिए सरकार पर दबाव डालना होगा। बिहार हर साल डूबता है, लोग मरते हैं और सरकार सिर्फ तमाशा देखती है। आखिर कब तक? क्या बिहार को हर साल बर्बादी झेलनी पड़ेगी? क्या नेता सिर्फ बाढ़ के बाद वोट मांगने आएंगे और फिर गायब हो जाएंगे? ऐसे अगर देखा जाए तो बाढ़ और सूखा दोनों किसानों की फसलें तबाह कर देते हैं। सरकार ने कभी कि बिहार के किसानों की सुध नहीं ली। एमएसपी और सरकारी खरीद के नाम पर सिर्फ ड्रामा होता है। नतीजा, किसान खुद छोड़कर शहरों में मजदूरी करने चला जाता है। बिहार में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, बिजली पानी तक नहीं मिलता। अगर बीमार पड़ गए तो पटना भागो, अगर पटना से भी इलाज नहीं मिला तो दिल्ली एम्स जाना पड़ेगा। अब अगर जीने के लिए जरूरी चीज ही नहीं मिलेगी तो लोग मजबूर होकर ही बाहर जाएंगे, और जब मजबूर होकर बाहर चले जाते हैं तो वहां भी इनसे भेदभाव किया जाता है। कई जगह बिहारियों को गंदे, गरीब, अनपढ़ समझा जाता है, लेकिन यह बिहार का असली चेहरा नहीं है। अगर बिहार सरकार अपने लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम करा देती तो किसी को बाहर जाकर यह अपमान नहीं झेलना पड़ता। नौकरी का झूठा सपना बेचने वाले नेता हर चुनाव में कहते हैं बिहार में रोजगार देंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, पलायन रोकेंगे, लेकिन नतीजा हर साल बिहार से 20 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर जाते हैं। यही सब कारणों की वजह से बिहार आज पिछड़ा है। बिहार पिछड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार पिछड़ा रहेगा। जब तक हम बिहारी खुद आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कोई नेता आकर बदलाव नहीं करेगा। बिहार को बदलना है तो जातिवाद से ऊपर उठकर सोचो, सही नेतृत्व को चुनो और खुद बिहार में रहकर कुछ करने की हिम्मत करो।